हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड बिजनेस डिसीजन के यूनिट थर्ड को। लेकिन थर्ड यूनिट को समझने से पहले ज़रूरी है हमें कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स को समझना। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक जो टर्म्स हैं उनको हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का कोई भी यूनिट आप पढ़ें उसमें वो स्टैटिस्टिक्स का एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो शुरुआत में चूंकि हमने कुछ क्लासेस ली थी इसकी, और मैं चाहता हूं कि कुछ नया बताने से पहले मैं उनको रिवाइज करा दूं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, फॉर रिसर्च पर्पज। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स बेसिक टर्म। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स हम जनरली मानते हैं कलेक्शन ऑफ numbers, collection of data, representation of data, interpretation of data। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह की डेफिनेशंस लिखी है। बेसिक डेफिनेशंस तो यही है कि कलेक्शन, इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, समराइजिंग ऑफ डेटा, इट इज अ साइंस ऑफ काउंटिंग, many more definitions. But in advanced version, the statistics is different. Statistics just study the variables. Statistics का मतलब है study the variables, study the variability। अब variability का मतलब जो चीज वेरी करे। हम सभी जानते हैं कि no two pens are equal, no two potatoes are equal, because the size of potatoes are different. Why? In human life scenario, you never see equal similarity between two objects, between two persons. There must be exist some kind of variability। तो ये जो वेरिएबिलिटी है, ये वेरिएबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत से टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई करके इस वेरिएबिलिटी को स्टडी करते हैं। अब वेरिएबिलिटी अगर एक डेफिनेट इंटरवल में होगी, वी हैव नो ऑब्जेक्शंस। लेकिन अगर वेरिएबिलिटी एक डेफिनेट जोन से बाहर होगी तो वी पुट एन ऑब्जेक्शंस, हम ऑब्जेक्शंस को पुट करते हैं। तो सिंपली स्टैटिस्टिक्स जस्ट स्टडी द वेरिएबिलिटी। अब वेरिएबिलिटी की बात आ जाती है तो वेरिएबल की भी बात आती है। वेरिएबल हैज एन एबिलिटी टू चेंज। वेरिएबल वो होता है जिसमें योग्यता होती है चेंज होने की। जैसे in a co-ed college, we just go and ask what is your gender. He say I'm male, she say he say I am male, and she says I'm female. So gender has two categories. It's very, when we collect data related to height of any school, we just see the height of uh, uh, students vary, so height is also a variable. But in a boys hostel and we ask what is your gender, so it is a stupid question, but it is still has a fact. It, because gender is a constant, gender is a constant in a boys hostel, so it doesn't vary. So we don't have an issue if there is a constant. It is, I hope it is okay. तो जो चीजें बदलती हैं अध्ययन उनका ही किया जाता है, जो चीजें कांस्टेंट रहती हैं उनको हम स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी। डिफरेंसेस, हाउ थिंग्स डिफर। देयर इज ए वेरिएबिलिटी, एवरीथिंग वी लुक ऑल डिफरेंट, एक्ट डिफरेंट, हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। हम देखते हैं डिफरेंसेस हर जगह हैं। डिफरेंसेस साइज में है, डिफरेंसेस प्रेफरेंसेस में है, डिफरेंसेस एक्शंस में है, डिफरेंसेस बिहेवियर में है, डिफरेंसेस परफॉर्मेंस में है। व्हाई डिफरेंसेस अकर्स? तो इसके दो कारण होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
एक तो नेचुरली डिफरेंसेस होते हैं, अगर नेचुरली है तो वी कांट डू दैट, वी डू नथिंग अबाउट because it is natural, but it is generated by someone, there is a cause of variability, it becomes an issue, it becomes a part of statistics. ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस होती है, एक इन्फ्रेंशियल और एक डिस्क्रिप्टिव। देखिए इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कॉमन टर्म आ जाता है मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कोर्टिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब जस्ट डिस्क्राइब द डेटा, वी जस्ट कलेक्ट द डेटा ऑफ 50 स्टूडेंट्स and we collected their marks and we get the mean and we just summarize the data. A single value of 15 respondent, we just get single value of 15 respondent which represent the entire value of 50 respondents related to marks. So we just describe the data. Whenever we describe data, we use a part of a branch of statistics known as descriptive statistics. Inferential, we infer something, we get conclusion. Or always keep in your mind, my dear students, कि इन्फर करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और इन्फर करने के लिए हम सैंपल पे स्टडी करते हैं। हम किसी तरह के कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो हम सैंपल पे स्टडी करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं पॉपुलेशन पर। वी जस्ट जनरलाइज, और जनरलाइज करना इट इज नॉट अ सिंपल टास्क। हम सैंपल पे काम करके किसी चीज, उस सैंपल के प्रॉपर्टीज को, सैंपल के वेरिएबल्स को स्टडी करके उसको पॉपुलेशन पर इंपोज कर देते हैं विद हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इट इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हाइपोथेसिस वर्क्स ओवर हियर, नॉट ओवर हियर। हाइपोथेसिस इस पर वर्क करती है। सैंपल, पॉपुलेशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, many other tests are applicable over there because we infer something. Descriptive should describe the data that you collect, use pictures, summarize like mean, median, ranges, etc. Ranges measures variability. आप जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल वी जस्ट इन्फर समथिंग, जैसे टेस्टिंग अ सूप। सिंपल सा सूप का एग्जाम्पल लिया, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। चावल आप घर में बनाते हैं तो एक दो दाने चावल के लिए जाते हैं, और उस एक दो दाने के चावल को मसल के हम ये पता कर लेते हैं कि पूरा का पूरा कुकर का चावल पक गया है कि नहीं। तो वी जस्ट टेक अ सैंपल एंड मेक अ इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। हम एक डिश प्रिपेयर करते हैं और उस डिश में एक चम्मच उस डिश को निकालते हैं और चखते हैं और बताते हैं कि ये नमक सही है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ 1 स्पून ऑफ कंटेंट और टॉकिंग अबाउट द एंटायर डिश। तो जब हम ये कहते हैं कि हम ये जो डिश है या इसका जो टेस्ट है या इसमें जो नमक है वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम बता रहे होते हैं। हम केवल और केवल स्पून के बारे में नहीं बता रहे, हम स्पून लेते हैं, स्पून में इस कंटेंट को लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके पश्चात हम पूरे पॉपुलेशन प्रॉपर्टी बता दें। दैट इज इन्फ्रेंशियल। तो जनरली आप करते भी है घर में कि एक स्पून डाल ली और उसमें हमने पता करने की कोशिश की कि इसमें नमक कम है, तो नमक कम है तो हम वो स्पून के बारे में नहीं बता रहे, हम वो एंटायर डिश के बारे में बता रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कंपेयर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। Descriptive explain about the data that you have. Infer uses the data you try to say something about an entire population. आप entire population के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम inferences यूज करेंगे। Inference, inferential statistics, descriptive statistics. Descriptive statistics explain only data, summarize data, but doesn't infer it. We don't test it because we don't apply over the population. डेटा क्या होता है? बहुत ही कॉमन वर्ड आ जाता है डेटा। एवरीवेयर डेटा इज अवेलेबल, एवरीवेयर। देखिए डेटा एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे स्कूल में आप गए तो वहां पर सभी बच्चों की हाइट ले ली हमने, तो वो एक डेटा हो गया, मार्क्स हो गया,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शंस हो गए। तो ये सब क्या है? डेटा। डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। क्वालिटेटिव फॉर्म में जो डेटा होता है उसको हम नॉन मेट्रिक बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो डेटा होता है उसे हम मेट्रिक बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो थ्योरी को और डिस्कस करेंगे तो और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीजें आपको बताएंगे। तो व्हाट इज द, अगर हम देखिए कहीं जाते हैं, सर्वे करते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर, और हम वो कलेक्ट करते हैं यस नो यस नो यस नो में डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह का डेटा ही। वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन किसी रूप में भी हो सकती है। क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी करने का अलग प्रोसीजर है, क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करने का अलग प्रोसीजर। क्वांटिटेटिव डेटा रिलेटेड टू नंबर्स एंड क्वालिटेटिव डेटा रिलेटेड टू बिहेवियर, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंसेस, उससे रिलेटेड होता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन अ ग्रुप यू आर इंटरेस्टेड इन। पॉपुलेशन का मतलब है ऐसा ग्रुप जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। किस लिए? स्टडी करने के लिए। इट इज बिग लाइक ऑल टीनेजर्स इन इंडिया। पॉपुलेशन में जो कंटेंट होता है, पॉपुलेशन में जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे इंडिया में टीनेजर्स के ऊपर स्टडी की जाए तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है बिग नंबर्स, बिग नंबर्स रिलेटेड टू people, big numbers related to data, and we get a small portion from population. This is known as sample. तो सैंपल, देखिए अगला वर्ड है सैंपल। सैंपल सिंपली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। इट ऑल्सो कैरी और मे कैरी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन। इसीलिए हम पढ़ते हैं सैंपलिंग मेथड। क्यों? क्योंकि सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सैंपल के अंदर आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं, चूंकि सैंपल पर ही आप स्टडी करते हो, उसी से तो पॉपुलेशन के बारे में इन्फर कर रहे हो, तो आप उसको नहीं बता पाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाओगे। तो ये कंपलसरी है कि पॉपुलेशन से जब सैंपल लिया जाए तो वो सही मेथड से लिया जाए। दो मेथड्स होते हैं, रैंडम सैंपलिंग मेथड और नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। ये हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। ऑफन टेक टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। हम सैंपल इसीलिए लेते हैं जैसे कि हम इन्फर कर सकें। अच्छा, सैंपल कई जगहों पर पॉसिबल भी होता है और कई जगहों पर हमें कंपलसरी होता है कि हमें सैंपल लेना ही पड़ेगा। जैसे किसी भी पैथोलॉजी में जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो हम ब्लड टेस्ट का सैंपल देते हैं, पूरा ब्लड नहीं, और वो छोटे से सैंपल से ही बस 1 ml थोड़ा सा वो निकालता है, और उतने से ही वो पता कर लेता है कि कौन कौन सी डिजीज हैं, क्या आपके ब्लड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब फायरवर्क्स की बात करें तो वहां पर फायरवर्क्स के परफॉर्मेंस को, पटाखों के परफॉर्मेंस को अगर जानना है तो उसके लिए हमें 1-2 क्रैकर्स को जला के देखना होगा। अगर हम पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सैंपल बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है और वो पूरे एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर कंपेयर पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन है जनरली लार्ज एंड सैंपल आर स्मॉल। वी टेक सैंपल टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, वी यूज स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट पैरामीटर। अब देखिए 2 वर्ड आ गए, स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स। स्टैटिस्टिक्स, दैट वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो वैल्यूज होती हैं जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम मीन मॉड मीडियन निकाले सैंपल का, जैसे एक क्लासरूम में 60 बच्चे हैं, लेकिन हमने उनमें से केवल 20 बच्चों को सिलेक्ट किया और उनका हमने हाइट का मीन निकाल लिया, तो वो जो मीन होगा वो कहलाएगा स्टैटिस्टिक। और अगर हम 60 बच्चों की हाइट का मीन ले लें तो वो कहलाएगा पैरामीटर्स। तो वैल्यू विच बिलोंग्स टू पॉपुलेशन नोन एज पैरामीटर एंड विच वैल्यू बिलोंग्स टू सैंपल नोन एज स्टैटिस्टिक। इसके सिंबल्स भी अलग अलग होते हैं, जिनको हम लोग आगे क्लास में, ये वही चीज लिखी है जो पहले लिखी थी। पैरामीटर, अ न्यूमेरिकल समरी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मीन मीडियन रेंजेस रिलेटेड टू पॉपुलेशन नोन एज पैरामीटर।
स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल समरी ऑफ सैंपल लाइक मीन मीडियन। देखिए सैंपल के लोग है स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन के लोग है तो पैरामीटर्स। सेंसस लाइक अ सैंपल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए सेंसस और सैंपल ये दो मेथड होते हैं स्टडी करने के। अगर हम पॉपुलेशन के एक एक मेंबर से एक एक मेंबर को सेलेक्ट करें और उससे हम उस पर हम स्टडी करें तो उसे हम बोलेंगे सेंसस स्टडी। सेंसस स्टडी इसमें हम फ्रॉम एवरी वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, हर एक मेंबर से हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। तो वो जो मेथड होता है उसे हम सेंसस में। सेंसस एंड सैंपल बोथ आर डिफरेंट। सैंपल वर्क्स ऑन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन बट सेंसस वर्क्स ऑन every entire member of the population. Does a census make sense? A census is okay for a census. It requires time, it requires money, पैसे की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है, एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो अगर ये सारी चीजें तो आप सेंसस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली इट इज नॉट पॉसिबल, इवन इट इज नॉट पॉसिबल टू गवर्नमेंट। इसी कारण वो 10 साल में एक बार सेंसस करवाती है। सेंसस इज ओके, सेंसस तब सही है जब वो स्मॉल, अब मान लीजिए क्लासरूम में 40 बच्चे ही है तो आप 20 बच्चों क्यों, क्योंकि सैंपल साइज जितना अच्छा होगा तो रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। तो अच्छा ये है, बेटर ये है कि आप पूरे के पूरे स्मॉल, अगर सैंपल साइज अगर आपका पॉपुलेशन स्मॉल है तो वी शुड गो विद select every member of the population and the result will be awesome. What is the difference between parameter? Both are single number, दोनों ही सिंगल नंबर होते हैं, बस एक पॉपुलेशन को समराइज करता है और एक स्टैटिस्टिक। समटाइम्स कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं। देखिए नॉन मीट्रिक डेटा को क्वालिटेटिव में ले जाते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल में ले जाते हैं, वो सब एक ही चीज है नॉन मीट्रिक डेटा। जैसे द कलर ऑफ हेयर ब्राउन ब्लैक, तो वो क्या है, वो एक क्वालिटी है। कलर ऑफ आइज ब्लू ब्राउन ब्लैक, तो ये क्या है, ये क्वालिटी है, ये कैटेगरी है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ही, फ्रीक्वेंसी जब भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी अ नंबर दैट कम्स अप फ्रीक्वेंट, हाउ ऑफन समथिंग कम्स अप, कितनी बार वो चीज आ रही है, कितनी बार वो चीज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स में भी फ्रीक्वेंसी टर्म आता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। यहां पर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन समथिंग्स कम अप। डेटा और डेटम, देखिए दो बड़ा, डेटम जो होता है वो सिंगल नंबर होता है। अगर आपने कलेक्ट किया और एक ही सैंपल लिया है, एक ही व्यक्ति को सेलेक्ट किया तो वो कहलाएगा, अगर आपके पास कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एक ही व्यक्ति की है तो वो कहलाएगा डेटम। और डेटा मोर, डेटा इज ए प्लूरल ऑफ डेटम, डेटम इज सिंगुलर एंड डेटा इज, और इसको डेटा पढ़ते हैं, डेटा इज प्लूरल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक तरह का टेबल होता है, टेबल जिसमें एक तरफ तो नंबर्स होंगे और एक तरफ तो नंबर्स लिखे जाएंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे, जैसे अगर हम देखें इस तरह की टेबल से आप कई बार, इस तरह की टेबल को आप कई बार विजिट कर चुके होंगे। ये एक्स होता है और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये एक्स और ये फ्रीक्वेंसी। तो एक्स में मार्क्स आ जाते हैं और फ्रीक्वेंसी में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट्स दोज मार्क्स। जैसे अगर हमने कहा 4 मार्क्स 10 मार्क्स 9 मार्क्स, अब 4 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 10 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट के, 9 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हुए और ये उनके मार्क्स हैं। तो ये डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट कर समझाएंगे, तो हम ये कहेंगे 4 जो नंबर आए हैं वो आए हैं 5 बच्चों के, 10 नंबर जो आए वो 3 बच्चों के, 9 नंबर जो आए वो 2 बच्चों के, 2 स्टूडेंट्स के। तो ये इसको कहलाता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का एक टेबल, इसी का एक चार्ट बनाया जाता है इस प्रकार से, जिसमें हम ये दिखाते हैं, जैसे इधर इसके तरफ में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और इस तरफ में मार्क्स लिख देंगे।
तो फ्रीक्वेंसी मतलब 4 मार्क्स, अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि हमारे पास 10 मार्क्स, तो 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? 5 बच्चों को। यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो 4 मार्क्स 5 बच्चों को मिले, 10 मार्क्स 3 बच्चों को मिले, 9 मार्क्स 2 बच्चों को मिले। तो ये आपका हो जाता है frequency distribution. This is we will discuss it later on. फिर आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी ये अगर 5/10 कर दें, मतलब यहाँ पर हम लिखें 5/10, यहाँ लिखे 3/10 और यहाँ लिखें 2/10, तो ये जो आपका निकल के आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर जो वैल्यू आएगी उससे हम बोलेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब परसेंटेज ऑफ टाइम समथिंग कम्स अप। फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल, टोटल से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया ये कुछ बेसिक चीजें थी। दूसरा एक पॉइंट पढ़ते हैं। जब आप देखिए यहाँ पर आया मीडियन, मीडियन जानते हैं, मीडियन इट द मिडलिस्ट नंबर, इट स्प्लिट द एरिया इन हाफ। जो मीडियन होता है वो पूरे इंटायर पॉपुलेशन को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। वन पार्ट जो होता है वो लार्जर देन दैट वैल्यू एंड वन पार्ट इज लोअर देन दैट वैल्यू, उसे हम बोलते हैं मीडियन। मोड, अब मोस्ट कॉमन ऑफ पीक ऑफ हिस्टोग्राम, मोड यूजेस विद कैटेगोरिकल डेटा। जो कैटेगोरिकल डेटा होते हैं उन पर मोड हम अप्लाई करते हैं, जो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं उन पर हम मोड अप्लाई करते हैं। और इसका बहुत ज्यादा यूज भी है मोड। देखिए इसकी लिमिटेशंस हैं, समवेयर मीन्स इज ओके, समवेयर mode is okay, somewhere median is okay, because there is lacking, we didn't get full information from mean, that's why we go median। एक्चुअली जो मीन होता है वो आउटलायर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। आउटलायर एक ऐसी वैल्यू होती है जो रेस्ट वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे हमने कहा कि 100 मार्क्स का पेपर है और उसमें जो बच्चों के मार्क्स मिले हैं वो किसी को 50, किसी को 25, किसी को 55, किसी को 65 और एक को 100 आउट ऑफ 100 मिले। तो देखिए ये जो 100 आउट ऑफ 100 है वो रेस्ट वैल्यू से बिल्कुल अलग है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो है, ये जो वैल्यू होगी इसे हम बोलेंगे आउटलायर्स। आउटलायर, इसको नाम देंगे आउटलायर्स का। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर हम इस केस में मीन लेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वो इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। तो आउटलायर इज इस वैल्यू, इट इज अ डेटा बट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अदर्स। तो वो सो वी यूज मीडियन ओवर देयर, हम यहाँ पर मीडियन अप्लाई करेंगे। तो these are the cases when we use mean, when we use median, we will discuss this later on. Why don't we always use the median? We have been calculated all of our life. Actually हम इसलिए हमेशा मीन नहीं यूज करते क्योंकि इट इज इम्पैक्टेड बाय स्क्यूनेस एंड आउटलायर्स। आउटलायर्स मैंने बता दिया, दैट वैल्यू विच इज डिफरेंट, विच इज फार अवे फ्रॉम रेस्ट वैल्यूज, उसे हम बोलते हैं। और अगर आप और इट डिस्टॉर्ट द इंटायर एनालिसिस, वो पूरी इंटायर एनालिसिस को ही बेकार कर देता है, क्योंकि जो आउटकम निकल के आता है वो सिंगल वैल्यू में, तो सिंगल वैल्यू पूरे इंटायर डेटा को, इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इट इज इम्पैक्टेड बाय, अफेक्टेड बाय स्क्यूनेस एंड आउटलायर्स। तो ये कुछ हमने बेसिक चीजें आपको डिस्कस की जिसको आप समझ सकें। फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज ही इस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, अब आते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? और यकीन जानिए ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइपोथेसिस इट इज एन अजम्पशन अबाउट रिलेशन, अबाउट रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल। ये एक तरह का अजम्पशंस होता है किसके बीच में? रिलेशंस को बताने का, वेरिएबल्स के बीच में।
वेरिएबल्स के बीच, इट इज एन अजम्पशंस, इन फैक्ट इट इज अ टेंटेटिव इंटेलिजेंट गेसेस। ये तरह का गेस भी होता है। हम कोई चीज स्टार्ट करने चलते हैं तो पहले तो गेस करना पड़ेगा ना। आप कोई भी मोबाइल मार्केट से लेने जाते हैं तो आप ये गेस करके जाते हैं कि ये मोबाइल अच्छा होगा। कुछ ना कुछ, अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं तो आप ये गेस करके जाते हैं ना कि ये मोबाइल अच्छा नहीं होगा। तो टेंटेटिव इंटेलिजेंट गेसेस और सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है उसका जो टेंटेटिव सोल्यूशंस होगा वही कहलाएगा नल, वो कहलाता है हाइपोथेसिस। अभी हम नल और उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल हाइपोथेसिस की बात करेंगे। तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव गेस होता है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है आपकी प्रॉब्लम्स का। और यह हाइपोथेसिस स्टेटमेंट भी होती है जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करती है। देयर इज a रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, तो इट इज हाइपोथेसिस। नाउ वी टेस्ट इट। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा पर कई टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं, कई टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। देखिए, टेस्ट एंड टेक्निक्स बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। टेस्ट एंड टेक्निक बोथ आर, जैसे टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, बट रिग्रेशन टेक्निक है। रिग्रेशन जो एक मेथड है वो क्या है, टेक्निक है। टेस्ट हमेशा अप्लाई किया जाता है डिफरेंसेस के लिए। वी ऑलवेज यूज टेस्ट फॉर डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस हमेशा सेम यूनिट्स के बीच में निकाला जाता है। वी गेट द डिफरेंसेस बिटवीन द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स। वी डोंट गेट द रिलेशन बिटवीन मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स। तो इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्शन, इट इज ऑल्सो एन अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। ये एक अजम्पशन होता है पॉपुलेशन के बारे में। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में आप दाखिला लेने जा रहे हैं तो फिर यकीनन आपने एक पहले अजम्पशन बना रखी है इंस्टीट्यूट के बारे में, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। इन द सिचुएशन ऑफ न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इट इज ए स्टेटमेंट और क्लेम दैट वी वांट टू टेस्ट। अगर हम न्यूमेरिकल में जाते हैं तो वहां हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, वो एक तरह का क्लेम होता है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं, क्लेम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज an important part of statistical testing. हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट। नल का मतलब होता है नहीं, नो। व्हेन हाइपोथेसिस स्टेटेड नेगेटिवली, नेगेटिवली दो टर्म्स हमेशा याद कि नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा सेम यूनिट्स के बीच में होता है, रिलेशनशिप हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, हाइट और वेट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो एक्सपेंडिचर और इनकम बीच के बीच में हम रिलेशन नहीं निकालेंगे, हम उनके बीच में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। बात समझ आ रही है? डिफरेंसेस जो होता है वो सेम यूनिट्स के बीच में होता है। हाइट और वेट के बीच में हम डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते, हम वहां रिलेशन निकालेंगे, बिकॉज दे हैव डिफरेंट values, they have different units. It tells no difference exists between the parameter and statistic, or no relationship between the variables. तो नल हाइपोथेसिस हमेशा ही बताएगा देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो डिफरेंस, नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, नो डिफरेंस द वैल्यू बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब घूमने पर या कहीं आप जाते हैं मनोरंजन के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उसे बोलते हैं रिक्रिएशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन रिक्रिएशन और इनकम, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिक्रिएशन? तो हम नल हाइपोथेसिस मानेंगे देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल। आई होप अभी एग्जाम्पल क्लियर नहीं होगा, बट हम जब प्रैक्टिकल लेंगे एग्जाम्पल्स का तो वहां आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इट डिफाइन द रिसर्चर्स प्रेडिक्शन। It is also in prediction, there exists a relation, ये रिलेशनशिप को बताता है। असल में इसी को हम रिसर्च हाइपोथेसिस, ये कहता है नो रिलेशन, ये कहता है देयर इज अ रिलेशन, और इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस का हमेशा अपोजिट होता है। एग्जाम्पल, देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिक्रिएशन। हमेशा याद रखिए कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो एरिया कवर करता है जो नल हाइपोथेसिस एरिया कवर नहीं करता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, क्रिटिकल रीजन एटसेट्रा।
चीज़ों को भी हम अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को कई बार आप बार बार देखें, आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।